क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने हमारे अतीत के भाग 3 में पढ़ा था कि किस प्रकार जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसी प्रकार भारतीय इतिहासकारों ने पश्चिमी देशों की तरह अपने इतिहास को भी 3 कालखंडों में बांटा, प्राचीन कालखंड, मध्य कालखंड और आधुनिक कालखंड। इसमें अपन ने आधुनिक कालखंड के बारे में पढ़ा। आधुनिक कालखंड में नए नए आविष्कार होना, वैज्ञानिक स्थिति, ठीक है। मध्य काल में पढ़ा, जिसमें आधुनिक काल नहीं पाया गया, वो मध्य काल था। तो इसके बारे में अपने पिछले अध्याय में पढ़ा। आज का जो अध्याय है, आज का जो टॉपिक है वो है औपनिवेशिक क्या होता है, औपनिवेशिक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो औपनिवेशिक में पहला पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन की स्थापना। अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन की स्थापना। जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो उनका मकसद यही था कि भारत से माल खरीदना और ब्रिटेन में जाकर माल को बेचना, यूरोपीय देशों में जाकर माल को बेचना, सस्ते दाम पर थोड़ा खरीदना और महंगे दाम पर बेचना। उनका कोई राज करने का तरीका नहीं था, वो भारत में राज करना नहीं चाह रहे थे। वो तो भारत को एक औपनिवेशिक बनाना चाह रहे थे, सिर्फ व्यापारिक केंद्र बनाना चाह रहे थे, ताकि यहाँ से कच्चा माल खरीद सके और उस कच्चे माल से पका पकाया माल अपन यूरोप में बेच सके। लेकिन जब देखा गया कि भारतीय लोग थे, जब कोई चीज की मांग बढ़ती है तो भारतीय लोग, कोई भी व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, उस चीज के दाम बढ़ाता है। तो धीरे धीरे अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अपन इनके पास से माल जो खरीद रहे हैं और ये अपने पास से माल के पैसे वो ज्यादा वसूल कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी नीति अपनाई जाए कि भारत को अपन गुलाम बना दे और यहाँ से सस्ती दाम पर वस्तुओं को खरीदे और यूरोप में महंगे दाम पर वस्तुओं को बेचे। तो उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम आपके जो टॉपिक की जो किताब की लाइन है, उन्होंने स्थानीय नवाबों और राजाओं को अपने बस में कर दिया, अपने नियंत्रण में कर दिया, अपने दबाव में कर दिया। तो जब स्थानीय राजा और नवाब अपने दबाव में आ जाएंगे तो उनके जो नियंत्रित जनता होगी वो ऑटोमेटिक अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाएगी। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे वहाँ के नवाबों और राजाओं को अपने नियंत्रण में लेकर वहाँ पर अपना शासन शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट है अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण। जब दूसरा पॉइंट देखेंगे अपन, जब अंग्रेजों ने वहाँ के स्थानीय नवाबों और राजाओं को अपने नियंत्रण में कर दिया, तो जब ये दो चीज नियंत्रण में आ जाएगी तो उसके प्रभाव से वहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज में अंग्रेजों को क्या आ जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा। सीधी बात है। अब वो जो व्यापार बाकी होगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था होगी, देश को चलाने वाली अर्थव्यवस्था होती है, वो भी अंग्रेजों के हाथ में आके अंग्रेज ही उस अर्थव्यवस्था को चला रहे थे और समाज पर भी उनका ये अधिकार हो गया। तीसरा पॉइंट है राजस्व वसूल। अब अंग्रेजों ने सोचा, तीसरा पॉइंट देखेंगे, अंग्रेजों ने सोचा कि अपन ब्रिटेन से बाहर तो आए हैं, कोई पैसा ज्यादा लेके आए नहीं है, तो अपन क्यों ना यहीं से पैसा वसूले और उसी पैसे को यहाँ खर्च करके वस्तुओं को खरीदे और यूरोप में भेजे। तो उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि नियंत्रण किसका था, अंग्रेजों का था। अंग्रेजों के नियंत्रण में राजा और नवाब थे, ठीक है। उसके कारण उन्होंने जनता पर नियंत्रण कर लिया। जनता पर नियंत्रण होते वहां की अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण हो गया। और जब समाज और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण हो गया तो उन्होंने सोचा कि जो भी ये काम करेंगे, चाहे फसल उत्पादन का काम है, भूमि पर काम है, व्यापार है, आयात निर्यात है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, हम टैक्स वसूल करेंगे, राजस्व वसूल करेंगे। और जब राजस्व वसूल करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो यहाँ का ही पैसा यहाँ पे उस पैसे को खर्च करना और यहाँ से माल लेकर दूसरी जगह भेजना, ठीक है। चौथा पॉइंट है आयात निर्यात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अंग्रेज लोग कोई शासन करना नहीं चाह रहे थे, वो कोई शासन से उनका कोई लेना नहीं था। उनको तो ये था कि वो भारत पर व्यापार कैसे करे, बाहर से सस्ता सामान लेकर यूरोपीय देशों में उच्च दामों पर कैसे बेचे। ये उनका मकसद था कि भारत को अधिक से अधिक उस वहाँ के जो धन को है उसको लूटना। क्यों अपन कह सकते हैं कि बाहर पहले सोने की चिड़िया था, कोई सोना बाहर में था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था। इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत में कोई भी व्यक्ति क्या नहीं था, बेरोजगार नहीं था, उसके पास हर
समय काम धंधा रहता था, वो हमेशा काम धंधा रहता था, इसलिए वो उसकी अंक भी बहुत ही बढ़िया थी। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि यहाँ से अपन माल खरीदेंगे, सस्ते दामों में माल खरीदेंगे और महंगे दामों पर माल बेचेंगे। तो सस्ते दामों पर तो खरीदते थे और महंगे दामों पर बेचते थे। आयात यानी खरीदना, निर्यात यानी बेचना। ठीक है, अब आगे पॉइंट देखते हैं। थोड़ा सा मैं किताब की लैंग्वेज को देखता हूँ, तो किताब में जो लैंग्वेज दी हुई क्या दी हुई है कि औपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, ठीक है, मैंने बताया, और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, जो मैंने आपको बड़ा बताया है। अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदना, यानी जिस चीज की आवश्यकता है, जरूरत थी, उस चीज को क्या करना, सस्ती कीमत पर खरीदना, ठीक है, खरीदना। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई जाती थी। और एक ध्यान रखना, जो निर्यात था, निर्यात उन्हीं चीजों को किया जाता जिसकी यूरोप देशों को अधिक मांग थी। तो जिसकी अधिक मांग होगी वही अंग्रेजों द्वारा भारत में खेती करवाई जा रही थी। जैसे मैंने कहा नील की खेती है वो भारत में करवाई जाती, क्योंकि नील से कपड़ा रंगा जाता था और जो भारत में कपड़ा बनता था नील का, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा बनता था, डिजाइन बाकी, तो उसकी कीमत यूरोप में बहुत ज्यादा थी। तो इसको सस्ते दामों पर खरीदते और महंगे दामों पर बेचते। निर्यातों के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इसी सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, जो ब्रिटिश शासन भारत का, जब ब्रिटिश का अधिकार भारत पर हो गया तो वहाँ की मूल्य मान्यताओं यानी पैसे, धन और पसंद नापसंद, क्या उनको पसंद है क्या नहीं है, वो ब्रिटिश के तरीकों पर चलता था, भारतीय तरीकों पर नहीं चल रहा था। रीति रिवाज भी ब्रिटिश का शासन होने का ब्रिटिश के रीति रिवाज वहाँ पे अपने जा रहे थे। वहाँ के तौर तरीकों में बदलाव आया। जब एक देश पर दूसरे देश, अपने यहाँ पे देखेंगे कि वास्तव में औपनिवेशिक क्या होता है, औपनिवेशिक और औपनिवेशिकरण दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, जब एक देश, इंपोर्टेंट चीजें ध्यान रखेंगे, जब एक देश दूसरे देश के दबाने से, जब एक देश दूसरे देश के दबाव से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। ठीक है, तो एक तरह से एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर नियंत्रण करना, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पर अपना अधिकार कर लेना, ये क्या है, औपनिवेशिकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, लेकिन जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग, जो धनवान वर्ग है, गरीब वर्ग है, ठीक है, अमीर गरीब, निर्धन मध्यम, सभी प्रकार के वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। देखो, अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति इन बदलाव को एक ही ढंग से अनुभव नहीं करे। जैसे राजा महाराजा थे, नवाब थे, उनको तो अंग्रेज अच्छी तरह से रखते थे, उनको हर महीने का पेमेंट बाकी पहुंचाना करना सब करते, लेकिन सबसे अत्याचार किसके ऊपर होता, गरीब लोगों पर अत्याचार हो रहा था। जो काम धंधे कर रहे थे उनके ऊपर अत्याचार होता, क्योंकि उनके ऊपर बड़े बड़े टैक्स लगाए जाते, राजस्व वसूल किया जाता था। एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया। इसलिए इस किताब का नाम क्या दिया गया, हमारे अतीत कई केंद्रों पर, अतीतों पर केंद्रित। अभी जो अपना टॉपिक है वह टॉपिक है प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन है वो अभिलेख तैयार करता है। अभिलेख का इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे कि इसमें है सरकारी रिकॉर्ड, अभिलेख कक्ष, अभिलेखागार, जिसे इंग्लिश में आर्काइव, संग्रहालय, नकल और कुछ नवीसी या सुलेख नवीसी के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो पहले अपन देखते हैं कि आखिर में प्रशासन अभिलेख तैयार कैसे करता था। कि जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो उनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, अमूल्य रिकॉर्ड्स है, उनको कहाँ रखे, जिसको अपन सरकारी रिकॉर्ड कह सकते हैं। किताब पास में लेके बैठे आपके 8वीं का कोर्स चेंज नहीं हुआ है तो किताब पास में लेके बैठे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहले अपन पढ़ते हैं सरकारी रिकॉर्ड। तो अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन था। तो अपन कह सकते हैं कि इतिहासकारों का महत्वपूर्ण साधन क्या था,
तो इतिहासकारों का महत्वपूर्ण जो साधन था, ठीक है, वो था सरकारी रिकॉर्ड। क्या था? सरकारी रिकॉर्ड, ठीक है। तो सरकारी रिकॉर्ड था वो इतिहासकारों का महत्वपूर्ण साधन था, जिससे वो जांच पड़ताल करके किसी के बारे में जान सकते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो उन्होंने किस प्रकार से शासन किया, क्या क्या सुधार किए, क्या क्या नए नए तकनीकें अपनाई, तो उनको लिखना जरूरी था। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, उनकी तरह क्या फैसले लिए गए, किस प्रकार से योजना बनाई गई, किस प्रकार से लोगों को निर्देश दिए गए, किताब पास में लेके बैठे। सहमति, किन किन को सहमति दी, जांच को साफ साफ लिखना, अपना जो भी लिखा है वो जांच पड़ताल करके साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जाता है। यानी इतना कुछ लिखने के बाद उनके ऊपर अध्ययन किया जाता और क्या क्या आपने लिखा है वो सही है कि नहीं है, तो वाद विवाद होता था, ठीक है। डिस्कर्स, विचार विमर्श आप उसको कह सकते हो, वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, आपको मालूम भी अखबार में आते हैं ज्ञापन, टिप्पणी, उसके ऊपर टिप्पणी क्या क्या लिखनी है, और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। तो संस्कृति कैसे पैदा हुई, आधारित शासन की संस्कृति कैसे पैदा हुई? दूसरा शब्द जो है वो देखेंगे, आधारित शासन की संस्कृति। आधारित शासन की संस्कृति कैसे पैदा हुई? तो यहाँ देखेंगे कि जो अभिलेख लिखे गए थे उसके ऊपर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अब अंग्रेजों ने जो दस्तावेज लिखे, अब उन दस्तावेजों को किस प्रकार से संभाल के रखा जाए, किस जगह पर रखा जाए ताकि वो सुरक्षित रहे, तो इसके लिए अंग्रेजों को किसकी आवश्यकता पड़ी? अभिलेख कक्ष की आवश्यकता पड़ी। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभिलेख कक्ष के बारे में बता रहा हूँ। तो अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। जो अंग्रेजों द्वारा पत्र दस्तावेज लिखे गए उसको संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवाए। अभिलेख कक्ष किस लिए बनाए गए? रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए। अभिलेख कक्ष है वह रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्डों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए। सरकारी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, इसलिए क्या बनाए गए? अभिलेख कक्ष बनाए गए। नेक्स्ट है जहां पे शासकीय संस्थाएं थी वहां पे अभिलेख कक्ष बनाए गए। तो सवाल बनता है कि अभिलेख कक्ष कहां बनाए गए? जहां पे शासकीय संस्थाएं थी वहां पे अभिलेख कक्ष भी बनाए गए। तहसील के दफ्तर, अब शासकीय संस्थाएं क्या क्या होती है? शासकीय संस्थाएं देखेंगे, ध्यान देंगे, शासकीय संस्थाएं शासकीय संस्थाएं कौन कौन सी होती है? पहली संस्था है, आपकी किताब में लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। शासकीय संस्था है, पहली संस्था तहसील के दफ्तर, जो भी तहसीलें थी वहां के दफ्तर थे, वहां पे अभिलेख कक्ष बनाए गए, ठीक है। दूसरा कलेक्ट्रेट, जहाँ कलेक्टर जिला जो होता है वहां पे कलेक्टर को बिठाया जाए, वहां पे अभिलेख कक्ष बनाए गए। कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाव रखने के लिए अभिलेखागार। अब अभिलेख कक्ष तो तहसील स्तर पर बनाए गए, कलेक्टर स्तर पर बनाए गए, सचिवालय में बनाए गए। अब जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दस्तावेज थे, उनको रखने के लिए क्या बनाए गए? अभिलेखागार। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज रखने के लिए क्या बनाया गया? अभिलेखागार बनाए गए, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्काइव। क्या बोलते हैं? आर्काइव। नेक्स्ट है
और संग्रहालय, अभिलेखागार भी कह सकते हैं और संग्रहालय भी कह सकते हैं। बहुत बड़े बड़े संग्रहालय होते हैं, आपने देखा होगा जयपुर का जैसे म्यूजियम है, जयपुर का जो म्यूजियम है जहाँ बहुत सारी वस्तु रखी गई है, ठीक है, उसको भी एक तरह से यहाँ पे पुरानी किताबों को रखना, अभिलेख रखना, पत्र रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें, उसको संग्रहालय बोला जाता है या अभिलेखागार बोला जाता है, ठीक है। तो अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसी संस्थाएं भी बनाए गए। अब देखेंगे नकल। अब नकल तो आपको मालूम ही है, आपको मालूम ही है, लोग बच्चे परीक्षा में थोड़ी बहुत तो कर लेते हैं। उसी प्रकार हूबहू उसकी कॉपी बनाना, हूबहू जैसे लिखा हुआ है उसकी कॉपी बनाना, ऐसे की ऐसी प्रतिलिपि लिखना, वही नकल है। तो नकल भी उसकी बनाई गई थी। तो 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। एक सरकारी दफ्तर से दूसरे सरकारी दफ्तरों में क्या भेजे गए, पत्र भेजे गए थे। वहां आप जिन अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और वैसे के वैसे नोट्स तैयार करना और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारी को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाएगी, यानी जो दस्तावेज बने उनकी 19वीं सदी में क्या बनाएगी, नकलें बनाएगी, ताकि जो भी व्यक्ति के हाथ में ये चीजें पड़े तो उसको मालूम पड़े कि भाई शासन किस प्रकार से चलाया जा रहा था, लोग किस प्रकार से विचार विमर्श करते थे। उन्हें अब तीसरा पॉइंट है, जो नकल बनाता था, सेम टू सेम कॉपी बनाता था, उसको कहते थे खुशनविशी, खुशनविशी या सुलेखनविशी। खुशनविशी या सुलेखनविशी क्या होता था, वो होता था जो बहुत ही सुंदर ढंग से उसकी हूबहू कॉपी लिखता था, राइटिंग, लिखावट, सुलेख, ठीक है। तो उन्हें खुशनविशी के माहिर लिखते थे। प्रतिलिपि कौन बनाते थे, खुशनविशी के माहिर, जो लिखावट के बहुत ही सुंदर वाले व्यक्ति थे वही लिखते थे। खुशनविशी या सुलेखनविशी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। छपाई तकनीक जैसे आपने देखा होगा अखबार, छपाई तकनीक होती है, अखबार वाला होता है, क्यों फैली, छपाई तकनीक आपका पहले 19वीं सदी की शुरुआत में, ठीक है, उनकी कॉपी करना, छपाई करना, ठीक है, जैसे अखबारों की छपाई कैसे प्रकार से होती है उसी प्रकार। तो 19वीं सदी की शुरुआत में छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जा सकती। जब छपाई क्रिया शुरू होगी तो उससे बहुत सारी प्रतियां बनाई जाने लगी। एक चित्र आपको दिख रहा है, आप इस चित्र को देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। तो सवाल यह बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया, तो 1920 में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था। अभी आपको मैंने जो चित्र बताया उसमें एक अभिलेखागार बताया गया था जिसका निर्माण भारत के अंदर 1920 में हुआ था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये अभिलेखागार या संग्रहालय है वो कहाँ पे बनाए गए, जहाँ वायसराय रहता था या गवर्नर रहता था उसके नजदीक क्षेत्र में ही बनाए गए थे। तो मान सकते हो कि अंग्रेजों के लिए अभिलेखागार कितने महत्वपूर्ण थे। कल अपन पढ़ेंगे सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व।
सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। ये आपके हमारे अतीत के भाग 4 में चौथा वीडियो में आपको बताऊंगा सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। धन्यवाद।